अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। बेटा मेरा नाम फरहान अहमद है। ऑनलाइन लेक्चर्स 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के हमारे चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 है बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें हमने एक सिचुएशन को फेस करते हुए उसमें दो क्वांटिटीज एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट करनी है। मैं फिर दोबारा बताऊंगा आपको। बेटा आज के टॉपिक में हमने दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस डिराइव करनी है, एक्सेलरेशन की और टेंशन की। टेंशन मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है जो कि न्यूटन में कैलकुलेट होगी। इसकी हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये बेटा टॉपिक कहलाता है केस वन। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 में है ये। अच्छा, केस 1 है क्या? केस 1 में दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, ठीक है, जिनके मैसेज हैं m1 और m2। A का मैस है m1, B का मैस है m2। बेसिकली ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दोनों के मैसेज सेम नहीं हैं। क्लियर? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हियर A इज ग्रेटर देन B। A का जो मैस है वो B से ज्यादा है, यानी कि ये बड़ा ब्लॉक है और ये छोटा ब्लॉक है बेटा। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम आपके टॉपिक का नाम है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज ऑन फ्रिक्शनलेस पुली अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। देखिए धागे के साथ ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको धागा कहेंगे स्ट्रिंग, और ये फ्रिक्शनलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली, ठीक है, अटैचमेंट के साथ है। अगर आप सिचुएशन को गौर से देखें कि इस तरह की पुली के ऊपर अगर आप ये मैकेनिज्म बनाएं कि एक धागे को उसके ऊपर से गुजार कर उसके दोनों पॉइंट्स पर दो मुख्तलिफ ब्लॉक्स को लटका दें, जिसमें से A का मैस B से ज्यादा होगा, तो वही ज़हन मानता है हमारा कि चूंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका मैस ज्यादा है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ब्लॉक B अपवर्ड मूव करेगा बेटा। ठीक है, तो इस दौरान हमने ये चेक करना है कि ये दोनों ब्लॉक्स हैं ये कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अच्छा, और हमने ये चेक करना है कि ये जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच है उसमें टेंशन की वैल्यू क्या है। मतलब हमने ये जो टेंशन की कांस्टेंट वैल्यू होगी हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि कितने न्यूटन इस डोरी में तनाव पैदा हो रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैलकुलेशन हमने एक्सेलरेशन की और टेंशन की करनी है, तो आपके पूरे टॉपिक में जो जनरल हेडिंग है, जो दो बड़ी हेडिंग्स हैं, वो है कैलकुलेशन फॉर एक्सेलरेशन और दूसरी हेडिंग है कैलकुलेशन फॉर टेंशन। दरमियान में आपको जितनी भी अंडरलाइन सिचुएशंस नजर आ रही हैं, जिसके नीचे लाइन लगा दी, ये भी बेटा आपका प्रॉपर मार्कर वर्क है, हेडिंग्स, ये डेरिवेटिव हेडिंग्स आ जाती हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंसीडर बॉडी ए। सबसे पहले आपने बेटा सिर्फ इस सिनेरियो को ध्यान में रखना है। ये वाली सिचुएशन मैंने यहां बना दी है, ठीक है, ये बॉडी ए है, अच्छा, जिसका वेट है W1 और इसका मैस है M1, ठीक है। जरा पहले हम इसको देखते हैं। आगे लिखा हुआ है एज द बॉडी ए इज मूविंग डाउनवर्ड। जैसे हमने पहले कहा कि इस सिचुएशन में बॉडी ए जो है, ये ब्लॉक ए जो है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा डाउनवर्ड, लिहाजा W1 इज ग्रेटर देन T। भाई सिंपल सी बात है कि इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस असरअंदाज हो रही हैं। एक है वेट, डाउनवर्ड एक्शन वाली बात, और दूसरी इसके ऊपर टेंशन है जो डोरी के ऊपर लगी, यानी कि डोरी की तरफ से भी एक फोर्स लग रही है। क्योंकि ये डोरी जो है दूसरे हिस्से पर एक दूसरे ब्लॉक के साथ अटैचमेंट है, जब ये मूव कर रही होगी तो इसके अंदर रोटेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इस पुली के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट होगी सिचुएशन के लिहाज से। अच्छा, तो W1 टेंशन से ग्रेटर है। W1 यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये तभी मुमकिन होगा जब हम ये देखेंगे कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट अपनी वेट की जानिब मूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो कम है। टेंशन की सूरत में जो फोर्स है वो कम लग रही है। अगर टेंशन और W1 बराबर होती तो ये किसी तरफ बेटा मूव ना करता, लेकिन अपने ये ब्लॉक M1 मैस ज्यादा होने की वजह से, वेट ज्यादा होने की वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो कैसे निकलेगी? नेट फोर्स का मतलब ये कि अब कितनी फोर्सेस इसके ऊपर बच गई हैं,
ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, अगर आपने एक शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन 50 न्यूटन का वेट पड़ा हुआ है, तो अगर आप 50 न्यूटन वेट ही अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपका 50 न्यूटन और ऑब्जेक्ट का 50 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल करेगा। लेकिन अगर वो आपके हाथ से छूट रहा हो, नीचे गिरने लगा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वेट है वो आपकी तरफ से लगने वाली अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है। तो नेट फोर्स क्या बच जाएगी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्सेस बाकी रह जाएंगी, 50 न्यूटन को, और फर्ज करें कि आपने 40 न्यूटन लगाया हुआ है, तभी तो वो आपसे हाथ से छूट रहा है। तो अब उस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स क्या बन जाएगा, 50 डाउनवर्ड माइनस 40 अपवर्ड, तो 10 न्यूटन बेटा नेट फोर्स के ऊपर कैलकुलेट हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या करना है, जो फोर्स बड़ी है यहां पर W1 इज ग्रेटर देन T, उसे हमने पॉजिटिव रखना है, और जो फोर्स कम है उसे हमने नेगेटिव रखना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करनी है हमने, सिंपल, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो F1 इक्वल्स टू W1 माइनस T। दूसरी सिचुएशन में जब हम आएंगे, ठीक है, जब कंसीडर बॉडी भी करेंगे तो वहां पे बेटा ये बिल्कुल उलट जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो F1 किसके बराबर था, m1a, F ma के बराबर होता है, F इक्वल्स टू ma, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। तो 1 इस वजह से लगा दिया क्योंकि हम लोग मैथ्स 1 को सॉल्व कर रहे हैं। F1 इक्वल टू m1a इक्वल एज इट इज wmg के बराबर होता है, यहाँ पे हम लगाएंगे W1 इक्वल टू m1g माइनस t एज इट इज। बेटा इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। साथ में आप ये डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, कंसीडर बॉडी ए में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि W1 वाली लाइन T से मैंने बड़ी बनाई है, ठीक है। इसकी वजह ये है क्योंकि ये वाली फोर्स जो है ग्रेटर है टेंशन से, W1 टेंशन से ग्रेटर है, तभी वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है ये ब्लॉक। क्लियर? अच्छा जी, चलिए अब हम ब्लॉक कंसीडर बॉडी बी की बात करते हैं, मतलब अब हम दूसरी सिचुएशन की जो है ना डिस्कशन करते हैं। इसके लिए भी सेम ऐसी डायग्राम बनेगी। मैंने एक हिस्से की डायग्राम बना दी है, दूसरे हिस्से की डायग्राम आपके सामने मैं बना रहा हूँ, गौर से देखिएगा प्लीज बेटा। अच्छा, अब ये है ब्लॉक बी, ठीक है, ये छोटा ब्लॉक है बनिस्बत ए के, इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स है अब उसकी लाइन कैपिटल लगेगी, बड़ी लगेगी बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन को देखें, आप एज्यूम करें, इमेजिन कर रहे हैं आप ये वाली डायग्राम, तो ऑब्वियसली जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक अपवर्ड मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो टेंशन अपवर्ड है वो वेव से ग्रेटर है, ज्यादा है। जी यहाँ पर लिखा हुआ है एज द बॉडी बी इज मूविंग अपवर्ड, क्योंकि ये बॉडी बी अपवर्ड मूव कर रहा है, सो लिहाजा टेंशन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अपवर्ड फोर्स टेंशन उसके वजन से ज्यादा होगी। जी अगर आप गौर से देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये W2 हो गया और इसे हम कहेंगे T। टेंशन विल बी सेम, दोनों पॉइंट्स पर टेंशन सेम रहेगी, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसे बन चुकी है कि W2, ठीक है, टेंशन इज ग्रेटर देन W2, इस वजह से ही ये ब्लॉक जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ब्लॉक उसी तरफ मूव करेगा। फिर दोबारा बता रहा हूं कंपैरिजन में, गौर से देखें, ब्लॉक ए पर वेट ज्यादा है टेंशन से, इस वजह से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन ब्लॉक बी पर टेंशन ज्यादा है वेट से, इस वजह से ये टेंशन की डायरेक्शन में अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा और ये अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा बेटा। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले फाइंड किया हमने। नेट फोर्स ऑन बी, बी पर नेट फोर्स, जैसे मैंने पहले बताया कि जो फोर्स बड़ी है उसे हम पॉजिटिव रखेंगे और जो फोर्स कम है, थोड़ी है, उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है जी। F2 इक्वल्स टू T माइनस W। देखिए पहले यहाँ पर T पॉजिटिव रखा, यहाँ पर T नेगेटिव है, क्यों? रीजंस मैं आपको बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए।
जी F2 की जगह पर M2A इक्वल्स टू T as it is माइनस as it is, W2 की जगह आ जाएगा M2G, W2 की जगह आ जाएगा M2G। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या फर्क है। ये इक्वेशन M1 के लिए है, ये इक्वेशन M2 के लिए है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑब्जेक्ट A पर नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये इक्वेशन ऑब्जेक्ट B पर, ब्लॉक B पर नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हमारे पास दो बड़ी इक्वेशंस है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, ऐड करें आप। चलिए इसके लेफ्ट साइड को इसके लेफ्ट साइड में ऐड कर दें, M1A प्लस M2A हमने ऐड कर दिया दोनों को, इक्वल टू M1 की वैल्यू M1G माइनस T, यहां से देख के लिख लिया, प्लस ये वाला और M2A की जगह पर T माइनस M2G, ब्रैकेट्स को रिमूव किया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में M1A प्लस M2A इक्वल्स टू M1G माइनस T प्लस T प्लस माइनस 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 M2G जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि माइनस का T प्लस T के साथ कैंसिल हो गया, कटिंग हो गई इसकी। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यहां से A कॉमन निकलता है, A कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 ब्रैकेट में लिख लिया जी। आगे चले अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, M1G माइनस M2G, क्लियर, T तो कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट स्टेप में इस वाले फैक्टर को, इक्वल के लेफ्ट साइड वाले फैक्टर को ऐसे लिख दिया, राइट साइड पर G कॉमन ले लिया, G कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन बनती नजर आ रही है। बेटा एक्सेलरेशन के साथ ये जो M1 प्लस M2 वाला फैक्टर है पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के तरफ। तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो M1 प्लस M2 इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू अकेली बच जाएगी, ठीक है। जरा गौर से देखिए दोबारा, A और फैक्टर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने A को अकेला बचाना है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अकेली बच जाएगी। अब आपके पास एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया है, ये वाला फैक्टर M1 माइनस M2 इनटू ब्रैकेट बाय G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 जो कि पहले एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ये बेटा वो इक्वेशन है जो कि केस 1 में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको M1 और M2 बता दिए जाएं, जरूर मैं ये कहता हूं कि M1 जो है वो 48 kg है, M2 जो है वो 52 kg है, फ्रिक्शनलेस पुली के साथ अटैच है, केस 1 के तहत अटैचमेंट है, डायग्राम केस 1 के, दो केसेस हैं, ठीक है, ये सिचुएशन और है। तो केस 1 के तहत अटैच्ड है, तो बताएं कितने एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अर्थ पर हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हिडन डाटा होगा। तो आप केस 1 पर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बेटा बात मैं आपको मजीद बताता चलूं कि अगर आप इस इक्वेशन से G को अकेला बचाएं, अगर आप इस मिसाल के तौर पर यहां पर ये M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई है, दूसरे डिवाइड हो जाएगा तो G अकेला बच जाएगा। तो वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकलेगी ना, वो जो एपरेटस बनता है, बेसिकली इसको हम कहते हैं एटवुड मशीन। गौर से सुने, इसे हम कहते हैं एटवुड मशीन। ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा एपरेटस है, ये बेटा एक ऐसा एपरेटस है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करता है किसी भी जगह की। अगर आपके पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मैसेज पता हो, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एटवुड मशीन। जब आप ये टॉपिक अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, राइट साइड पर नीचे करके डू यू नो वाले यानी फॉर योर इंफॉर्मेशन के अंदर वहां पे लिखा हुआ व्हाट इज एटवुड मशीन, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये असाइनमेंट्स में वर्कशीट्स के अंदर मैं ये क्वेश्चन दूंगा आपको एंड राइट इट्स यूज जी। ये हो गया बेटा आपके एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन, हमारा एक काम तो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं कैलकुलेशन पोटेंशियल। ये मैंने हाफ कर दिया है ताकि मैं आगे आपको बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको इजी करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें कि अब आपने T फाइंड आउट करना है, A तो निकल आया, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। अब टेंशन की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो कुछ एक इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 2 को ले लेते हैं हम। इक्वेशन 2 को लिया हमने, M2A इक्वल्स टू T माइनस M2G। इसमें से हम T को अकेला बचा देते हैं, पहले T माइनस M2G जी, T इक्वल्स टू ये माइनस का M2G है, दूसरी तरफ जाके प्लस को कर दिया, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप पहले इसको उधर लेके जाएंगे, फिर आप डायरेक्ट भी
कर सकते हैं, ठीक है। गौर से देखें M2 है पॉजिटिव का है, ये दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव का था, दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव का M2G बन चुका है, मैंने डायरेक्ट किया है ये। अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है। अब हमारे पास दो बड़ी इक्वेशन मजीद बन चुकी है, एक इक्वेशन 3 जो एक्सेलरेशन वाली वैल्यू थी और एक इक्वेशन 4 है। अब हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं पुट 3 इन 4, 3 को 4 में पुट कर दें, मतलब आपने पहले इक्वेशन 4 लिखनी है, t = m2a + m2g, t = m2a की जगह पर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है वो लिखेंगे जी। यहां से वैल्यू उठाएं आप, a की जगह पर हम लोगों ने क्या किया, m1 - m2 / m2 + m1 + m2 * g, यानी कि a की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी, इसे हम कहते हैं वैल्यूज पुटिंग स्टेप, वैल्यूज पुटिंग स्टेप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए t अकेला बच गया। अब हमने क्या करना है बेटा, राइट साइड पर हमने कैलकुलेशन करनी है और t की वैल्यू को अकेला बचाना है, सिंपल है बहुत, ठीक है। अब गौर से देखें जरा यहाँ पे। अच्छा, अब t = अब ये जो g है, ये वाला g, ये इस m1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस m2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं m2 विदिन ब्रैकेट्स, ठीक है, प्लस m2g, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला m1 + m2 एज इट इज आ जाएगा, m1 + m2g। g को m1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा m1g माइनस g को m2 के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा m2g। क्लियर? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज को एक दूसरी जगह पर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। चलिए, ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब आप ये देखें बेटा कि ये जो m2 है ये m1g के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और m2g के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, t = m1 m2g, m2 को m1g के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो m1 m2g बन गया, माइनस जी m2 को m2g के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा m2 g प्लस m2g, ये वाला m2g डिवाइडेड बाय नीचे वाला फैक्टर एज इट इज m1 + m2। क्लियर? फिर दोबारा देख लें, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट था, हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, g को m1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया m1g, g को m2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस m2g, ठीक है, वैल्यूज एज इट इज पुट कर दी। अब हमने m1 को भी इस फैक्टर के साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई किया, m2 को मल्टीप्लाई किया m1g माइनस m2g, चलिए प्लस m2g। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन जब बन चुकी है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीका कार है, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत इजीएस्ट वे में भी है, डायरेक्ट लिखा हुआ भी है, तो बेहतर है कि आप प्रॉपर इसको स्टेप बाय स्टेप करें। अगर आपके पास इससे भी आसान कोई और तरीका है, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, उसको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छा, चलिए जी, t = अब हमने एलसीएम लेना कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एलसीएम के दो तरीका कार है, एक है टेक्निकल वे और दूसरा होता है कि जैसे सर कर रहे हैं हमने वैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने दोनों को देखना है कि मैं आप लोगों को दोनों सिचुएशन बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, m1 + m2 को नीचे लिख लें, m1 + m2 को नीचे लिख लें, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को इस न्यू स्टेप में डिनोमिनेटर बना के लिखते हैं, क्लियर। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो पूरा फैक्टर है बेटा, ये वाला पूरा फैक्टर इसको उठा के यहां ले आए आप, तो क्या बन जाएगा m1 m2g माइनस m2 g। ये स्क्वायर क्यों बना था, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ m2 और m2, तो m2 स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, साथ में g के साथ, ठीक है, ये ब्रैकेट। अब ये वाला प्लस साइन इधर आएगा। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं मजीद। अब आपने क्या करना है, अब आपने m2g लिखना है, m2g, और साथ में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है m1 + m2। ये एक आपका जो था ना स्टेप थोड़ा सा बन जाता है टेक्निकल, इसको मैं सेंटर में करके लिख देता हूं m1 + m2। क्लियर?
अच्छा, अब ये और ये साथ साथ चलते रहेंगे, सिर्फ हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इस पूरे फैक्टर को m1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे फैक्टर को m2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इक्वल्स टू m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2g प्लस जी m2 स्क्वायर g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मैंने क्या किया जी, इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g प्लस एज इट इज m1 को m2g के साथ मल्टीप्लाई करें, m1 m2g आ गया, ठीक है। फिर m2 को m2g के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, m2 स्क्वायर g, जैसे पहले आया था। क्लियर हो गया जी? जरा और से देखिए, कुछ कटिंग होती है यहाँ पे, जी हाँ होती है। माइनस का m2 स्क्वायर g प्लस के m2 स्क्वायर g के साथ कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन चुकी है, t इक्वल्स टू m1 m2g प्लस m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जरा और से देखिए, इसका ये दोनों फैक्टर सेम है और ऐड हो रहे हैं। इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, दोनों के अगली तरफ को इकट्ठा करके, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं, x प्लस x किसके बराबर होता है, x प्लस x बराबर होता है 2x के। आप वेरिएबल को एक दफा लिख देते हैं और दोनों कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली फर्स्ट करें, ये भी x है ये भी x है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, t इक्वल्स टू 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये है बेटा आपकी वो इक्वेशन जिससे आप एटवुड मशीन इस केस 1 के लिए टेंशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे के पूरे टॉपिक में आपने मेरा बेटा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टेंशन के लिए एक फार्मूला बनाना है। तो अब फर्ज करें कि आपके पास m1 है 48 kg और m2 है आपके पास 52 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है, अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताएं केस 1 के तहत एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है और टेंशन की वैल्यू क्या है। आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन में एक्सेलरेशन के लिए ये फार्मूला लगा लेंगे और टेंशन के लिए बेटा ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। डाटा देख देख के पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। टेंशन जो है वो न्यूटन्स में निकलेगा, ठीक है, न्यूटन में निकलेगा, और जो एक्सेलरेशन है बेटा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर में यूनिट नहीं लिखते तो बेटा आपके मार्क्स डिडक्शन होती है। ये बेटा आज का आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम को गौर से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियोस को आराम से तहम्मुल से बार-बार देखें। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है ये, ठीक है। लाहौर बोर्ड में वैसे तो अभी तक एक दफा भी नहीं आया, लेकिन ये पॉसिबल ही आ सकता है, ठीक है। आप लोग इसकी तैयारी करें। थैंक यू।